अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि आप किसी आईने के सामने खड़े हैं, तो क्या होगा? होगा यही कि आप ही के जैसा हूबहू इंसान उस आईने में नज़र आता है। दरअसल वो आप नहीं होते हैं, वो होता है आपका इमेज यानी कि प्रतिबिंब। अब सवाल ये है कि इंसान का इमेज यानी प्रतिबिंब सिर्फ आईने के अंदर बनता है या आईने के बाहर बनता है? तो चलिए समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है और कैसे काम करता है। अब प्रतिबिंब को समझने के लिए एक सिचुएशन लीजिए। मान लीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं जहां पर एक आईना रखा हुआ है। जब आप उस आईने में देखते हैं तो आपको आपका इमेज यानी प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। लेकिन क्या हो अगर आप उस कमरे में जाए जहां रोशनी भी हो और वहां पर आईना भी रखा हो, तो क्या होगा? होगा यही, तो आप उस आईने में अपना इमेज यानी प्रतिबिंब देख पाएंगे। इससे हमको ये समझ में आता है कि प्रतिबिंब के लिए रोशनी होना बहुत आवश्यक है। अब हमको समझ में आ गया कि प्रतिबिंब तब बनेगा जब तीन चीज़ वहाँ मौजूद हो। क्या? पहला वस्तु, दूसरा दर्पण जिसको हम आईना बोलते हैं, तीसरा रोशनी। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ घटता है या नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। मान लीजिए कि वस्तु ही नहीं रहेगा तो आप इमेज किसका देखिएगा आईने के अंदर? तो चलिए अब हम प्रतिबिंब का एक सही परिभाषा देखते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि आप प्रतिबिंब का परिभाषा सीख चुके हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा। कैसे? बताते हैं। अब देखिए, हमने समझा कि प्रतिबिंब के लिए तीन चीज़ होना आवश्यक है। पहला वस्तु, मान लीजिए कि मोमबत्ती है, दूसरा दर्पण यानी एक आईना और तीसरा रोशनी, तो प्रतिबिंब बन सकता है। होगा क्या कि वस्तु जो है, वस्तु से रोशनी आती है और दर्पण से टकरा करके जहाँ मिलेगी वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है प्रतिबिंब का एक सही परिभाषा। यानी कि किसी वस्तु के बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से जब टकराती है या परावर्तित होती है, उसके बाद जहाँ भी मिलेगा तो उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब आइए किताब कैसे प्रतिबिंब का परिभाषा दिया है उसे समझते हैं। किसी वस्तु के बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन यानी टकराने के बाद जहां मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा दोनों ही सेम है, लेकिन किताब उसी चीज़ को घुमा के देता है और हम उसी चीज़ को आसान करके देते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है और कैसे काम करता है। अब यही बात है कि प्रतिबिंब आईने के अंदर भी बनता है और आईने के बाहर भी बनता है। तो इससे हम समझते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। अब हम समझते हैं प्रतिबिंब के प्रकार को। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला होता है आभासी प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब जब हम किसी आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईने के जो अंदर बनता है, आईने के अंदर बनता है जिसे हम देख सकते हैं, वो होता है आभासी प्रतिबिंब। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब आईने के बाहर बनता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ काम किया जाए तो हम प्रतिबिंब को देख सकते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब को आराम से सिर्फ आईने के अंदर देखा जा सकता है। आप घर के अंदर, जो आपके घर के अंदर आईना यूज होता है, तो उसमें हर हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वह प्रतिबिंब आईने के अंदर होता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को कैसे देखा जाएगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब को देखने के लिए हम एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वह होता है पर्दा। पर्दा यानी कि हम कह सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को देखने के लिए आपको एक तरफ वस्तु रखना पड़ेगा और वस्तु के सामने एक तरफ पर्दा को रखना पड़ेगा।
यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि बताइए वह कौन सा प्रतिबिंब है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं। तो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को एक और नाम से जाना जाता है, इसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम समझ गए कि प्रतिबिंब के प्रकार दो प्रकार होते हैं। पहला आभासी प्रतिबिंब या इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। अब दोनों में क्या अंतर है, क्या खासियत है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है, जो आईने के अंदर बनता है, वह हर हमेशा सीधा बनेगा। आप घर के आईने में भी देखिएगा तो आभासी प्रतिबिंब हर हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो है हर हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछता है, कभी आभासी प्रतिबिंब दे देगा, कभी उसके जगह पर काल्पनिक प्रतिबिंब दे देगा। पूछेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो सीधा होता है, वहीं वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। चलिए अब इसको याद करने का तरीका जानते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अगर आप कभी भूल जाते हैं कि उल्टा होगा कि सीधा, तो याद रखिएगा बाबूजी। क्या याद रखिएगा? बाबूजी। और इसके लिए याद रखिएगा काश। क्या याद रखिएगा? काश। अब देखिए, कहने का मतलब काश बाबूजी आप मेरा बात माने होते। तो क से हो जाएगा काल्पनिक और सौ से हो जाएगा सीधा। क से हो जाएगा काल्पनिक और सौ से हो जाएगा सीधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा? सीधा होता है। और वास्तविक में देखिए, ब से हो जाएगा वास्तविक और उ से हो जाएगा उल्टा। तो याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हर हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हर हमेशा उल्टा बनता है। तो चलिए अब इनका परिभाषा हम समझते हैं। अब समझने वाला बात यह है कि इन दोनों प्रतिबिंब का परिभाषा प्रतिबिंब से ही मिलता होगा, आभासी और वास्तविक, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे हम जानते हैं कि प्रतिबिंब में होता क्या है कि भैया एक वस्तु है, वस्तु के बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें जाती है और दर्पण से टकराती है, तब उसे हम प्रतिबिंब कह देते हैं। लेकिन आभासी में क्या जाएगा कि किसी वस्तु से प्रकाश की किरण जाएगी और जाने के बाद दर्पण से टकराती है, लेकिन वह वास्तव में नहीं मिलती है, उसको ज़बरदस्ती मिलाना पड़ता है, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में कि किसी वस्तु से प्रकाश की किरण गई और दर्पण से टकराने के बाद खुद ब खुद यानी अपने आप मिलती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अब इसका भी किताब के नज़रिए से एक परिभाषा देख लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होगा? किसी वस्तु के बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद वास्तव में नहीं मिलती है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब आभासी प्रतिबिंब कहता है कि जब किसी वस्तु से अगर प्रकाश की किरण आएगी ना भैया, तो दर्पण से टकराने के बाद वह वास्तव में नहीं मिलती है, वह मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी वास्तविक प्रतिबिंब का भी परिभाषा देख लेते हैं।
वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या कहता है कि किसी वस्तु के बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वास्तव में मिलती है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। इसे अच्छे से हम बाद में समझेंगे। चलिए अब समझते हैं आज के अगले टॉपिक को। अब अगला टॉपिक है हमारा दर्पण। दर्पण यानी कि आईना। अब आईना के बारे में क्या ख्याल आता है, आईना किसे कहा जाएगा या दर्पण किसे कहा जाएगा। अब आप ये समझिए कि आपके घर में एक शीशा है। शीशा यानी कि जिसके आर पार दोनों पार देखा जा सकता है। लेकिन उसी शीशा का अगर एक भाग पॉलिश कर दिया जाए तो वह आईना बन जाता है। यानी कि दर्पण वह होता है जो किसी चिकने सतह पर एक साइड पॉलिश किया हो तो उसे हम दर्पण कहेंगे। दर्पण का परिभाषा हो जाएगा कि किसी चिकने सतह का एक भाग पॉलिश हो तो वह दर्पण कहलाता है। किसी चिकने सतह का एक भाग पॉलिश हो उसे हम दर्पण कहते हैं। तो आइए अब समझेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी तक आपने पढ़ा होगा कि दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, जो कि गलत है। तो चलिए हम समझाते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन सा? तो पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। यानी कि एक होता है प्लेन मिरर जिसको समतल दर्पण कहते हैं। आप घर उड़ में जो यूज करते हैं आईना वो दरअसल समतल दर्पण होता है। लेकिन गोलीय दर्पण गाड़ी उड़ी में जो यूज होता है वह गोलीय दर्पण होता है। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं समतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण क्या है। अब देखिए समतल दर्पण किसे कहा जाएगा। तो समतल दर्पण, अब घर के आईने को देखिएगा तो एकदम पूरा सपाट होता है, यानी कि सीधा सपाट होता है। यानी समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह पूरा प्लेन हो, चिकना हो, सपाट हो, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोला हो, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ठीक है, अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो चलिए पहले समझते हैं समतल दर्पण, फिर समझेंगे गोलीय दर्पण और उनके प्रकारों को। अब अगर आप घर के आईने यानी समतल दर्पण जिसको प्लेन मिरर कहते हैं, घर में जो आईना दिखता है अगर उसका बात करेंगे तो उसमें क्या क्या खासियत होता है। पहला कि जब आप उसमें देखिएगा तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले ये बताइए कि समतल दर्पण जो है घर के आईने में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो हम जानते हैं घर के आईना जो होता है उसके अंदर प्रतिबिंब जो है आईने के अंदर बनता है, तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, या जिसे काल्पनिक बोला जाता है, आभासी या काल्पनिक। तो समतल दर्पण में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा या उल्टा। अब जानते हैं कि काश बाबूजी मेरा बात मानते, तो काश आया तो कौ से काल्पनिक, सौ से सीधा, तो कैसा बनेगा। समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी और या काल्पनिक बनता है। ठीक है, अब एक बात और, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आकार होता है, मान लीजिए कि मेरा साइज इतना है, ठीक है, तो समतल दर्पण के अगर सामने या घर के आईने के सामने अगर हम खड़े होंगे तो वहाँ भी उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा उसका भी साइज इतना होता है। यानी जितना वस्तु का साइज होगा उतना ही प्रतिबिंब का साइज होगा। दोनों का आकार क्या होता है, बराबर होता है। तो समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं यही है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे।
अगर एग्जाम में पूछेगा कि समतल दर्पण की विशेषता बताए, तो पहला बात, समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जितना वस्तु का साइज होता है, अगर मान लीजिए कि आप मार्कर को आईना के सामने ले जाएंगे तो इतना मार्कर है, मान लीजिए मार्कर का जितना भी साइज होगा 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब का साइज भी उतना ही होगा। यानी कि बराबर प्रतिबिंब बनता है, जितना वस्तु का साइज उतना प्रतिबिंब का साइज, और दर्पण के पीछे बनता है। यह है समतल दर्पण की विशेषताएँ। अब इसका एक और विशेषता रह जाता है कि समतल दर्पण में वैसे तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन पार्श्वरिक रूप से उल्टा बनता है। अब इसका क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि वैसे आप घर के आईने में देखिएगा तो आपको सीधा प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन पार्श्वरिक रूप से उल्टा दिखता है। कहने का मतलब, जब आप दर्पण के सामने या आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपका ऊपर से लेकर नीचे तक सीधा प्रतिबिंब होता है, लेकिन जो आपका दायां हाथ होता है, अगर आप दायां हाथ उठाइएगा तो आईने के अंदर बने प्रतिबिंब का बायां हाथ उठता है। कहने का मतलब, जो आपका दायां होता है वह दर्पण का बायां होता है, जो आपका बायां हाथ होता है वह दर्पण का दायां होता है। यानी कि अगर दर्पण के सामने मेरा दायां हाथ हो तो वह बायां हाथ होता है, और जो मेरा बायां हाथ होगा उसके अंदर का प्रतिबिंब का दायां हाथ होगा। तो मतलब बस इतना है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सेम होता है, लेकिन पार्श्वरिक मतलब हाथ का जो हिस्सा होता है यही सिर्फ उल्टा बनता है। दायां हाथ होगा तो बायां प्रतिबिंब होगा उसका, और बायां होगा तो अंदर का प्रतिबिंब दायां होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं हम गोलीय दर्पण को। अब आइए हम समझते हैं गोलीय दर्पण को। लेकिन मेन बात यह है कि गोलीय दर्पण होता क्या है। नामे से समझ में आ रहा है कि वैसा दर्पण जो गोला का एक भाग होगा उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। आप कहेंगे कि गोलीय दर्पण का यूज कहाँ होता है, तो आप गाड़ी उड़ी में देखिएगा, साइड मिरर में या हेडलाइट में तो हर हमेशा गोलीय दर्पण का यूज होता है, तो वहाँ हम गोलीय दर्पण का यूज करते हैं। तो गोलीय दर्पण कहेंगे किसको, कि वह दर्पण जो एक गोले का भाग होगा उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण अगर आप देखिएगा तो अवतल दर्पण का जो खासियत होता है कि वह दर्पण उठा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण जो होता है अंदर की ओर धंसा होता है, धंसा हुआ होता है। आसान भाषा में कहा जाए तो अवतल दर्पण ऊपर की ओर उठा लगेगा और अंदर की ओर धंसा हुआ दिखेगा। तो क्या समझ में आया, तो अवतल दर्पण का जो बाहरी भाग होता है वह उठा हुआ, लेकिन उत्तल दर्पण का बाहरी भाग धंसा हुआ होता है। समझते हैं कि इसका एक सही परिभाषा क्या होगा। अब देखिए, अवतल दर्पण का कहता है कि अवतल दर्पण कहता है कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका अंदर का सतह वक्रित होता है, यानी अंदर का सतह पॉलिश होगा। मान लीजिए कि यह दर्पण जो है उठा हुआ है, और उठा हुआ दर्पण जो है यह उठा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। तो बाहर वाला सतह ठीक रहेगा लेकिन अंदर वाला सतह पॉलिश होगा। अरे जी, दर्पण तभी ना होगा जब एक भाग पॉलिश होगा। अगर दर्पण का एक भाग पॉलिश नहीं है तो वह क्या कहलाएगा, शीशा कहलाएगा। लेकिन एक भाग पॉलिश है तभी वह दर्पण कहलाएगा। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि ऊपर की ओर उठा होगा, और अंदर का भाग जो है, मेरे पीछे का जो भाग देख रहे हैं सांप टाइप का दिख रहा है, ये अंदर वाला भाग पॉलिश किया हुआ रहता है, तो इसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में और जानकारी अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए बाय।